रिसेंटली पहलगाम में एक अटैक होता है, टेररिस्ट अटैक। हिंदूज को मारने के पीछे या लोगों को मारने के पीछे जो वहाँ पे टारगेट था, मेन रीजन था, वो था मजहब। सर इतने समझदार लोग हैं हमारे आसपास, तो ये कश्मीर जैसे मसले को हल क्यों नहीं कर लेते? तो वो सीनियर ऑफिसर जो आंसर देता है, दैट्स अ मास्टर स्ट्रोक। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जाता बल्कि ठहरा दिया जाता है अपने सोल्यूशन के लिए, अपने फायदे के लिए। अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली पहलगाम में एक अटैक होता है, टेररिस्ट अटैक, जिसको डिस्कस करने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ डिफरेंट है। बेसिक्स डिटेल सबको वैसे ही मालूम है कि 22 अप्रैल को ये हादसा होता है कश्मीर की एक खूबसूरत वादी के अंदर। वहाँ पर दोपहर के 12-1 बजे जो टूरिस्ट वहाँ मौजूद हैं बेचारे, जो सिर्फ विजिट करने के लिए आए हैं, एंजॉय करने के लिए आए हैं, टूरिज्म के लिए आए हैं, उन्हें मारने के लिए 5 से कुछ लोग कूद जाते हैं जिनके हाथ में काफ़ी हथियार हैं, गन्स हैं, और वो उनको मारना शुरू कर देते हैं। डिटेल्स सबको मालूम ही होंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बताया गया है वो कुछ यूँ है कि 26 मेल्स को मार दिया जाता है, जिनमें से 1 मुस्लिम हैं, 1 क्रिश्चियन हैं, 24 आर हिंदूज़। और यहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा डिस्कस की जा रही है, जिसको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करके बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से ही मैंने अपनी राय देने को ज़रूरी समझा कि मैं अपनी राय यहाँ पर छोटी मोटी दे दूँ, वो ये है कि हिंदूज़ को मारने के पीछे या लोगों को मारने के पीछे जो वहाँ पे टारगेट था, मेन रीज़न था, वो था मज़हब, द रिलीजन। या यू हर्ड इट राइट कि मज़हब की बुनियाद पे लोगों को मारा जा रहा है। जैसे एक छोटा सा क्लिप मैंने देखा कि वहाँ पर एक सिस्टर हैं जो बता रही हैं कि एक पर्सन हमारे पास आया और उसने आकर ये कहा अपने ही पार्टनर से, कंपेनियन से, कि ये लग रहा है कि ये मुसलमान नहीं है, इसे मार देना चाहिए। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। इसी तरह का एक और इंसिडेंट सुनने को मिला कि एक गर्ल थी, वो भागी गई, उन्होंने अपनी फैमिली को पकड़ा और एक कैंप में चले गए। वहाँ पर भी टेररिस्ट पहुँच गए और उन्होंने जाकर उस आदमी से कुरान पाक की आयत पढ़ने को कहा। जब वो नहीं पढ़ पाए तो उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। इसी तरह लोगों से नाम पूछ कर उन्हें कत्ल किया जाने लगा। यानी कि मेन टारगेट जो बताया जा रहा है, जो न्यूज़ में स्प्रेड किया जा रहा है, उसके पीछे की बिहाइंड रीज़न यही समझ आ रही है कि वो क्या है, रिलीजन, मज़हब। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अगर वो लोग मुस्लिम्स हैं जो टारगेट कर रहे हैं हिंदूज़ को, तो एक बात समझ लीजिए, जान लीजिए कि इन लोगों का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, कोई हो ही नहीं सकता। और अगर वो ख़ुद को मुस्लिम्स कह रहे हैं, सो कॉल्ड मुस्लिम्स या किसी भी तरह का मुसलमान, तो उन्हें इस्लाम के बारे में आई डोंट थिंक सो कि किसी भी किस्म का कोई नॉलेज है। हमारे कुरान पाक में जहाँ तक डिटेल से बताया गया है कि सूरतुल माइदा की आयत नंबर 32 अगर आप पढ़ें तो वहाँ बताया जाता है डिटेल से कि अगर कोई शख्स किसी भी इंसान को नाहक कत्ल कर देता है, नाहक मतलब कि कोई रीज़न वैलिड नहीं है, तो अगर ऐसा टेररिस्ट अटैक होता है, चाहे मुसलमानों पर हो, हिंदुओं पर हो, सिखों पर हो, ईसाइयों पर हो, किसी भी पर्सन पर हो जो अल्लाह में मानते ही नहीं, जो बिलीव ही नहीं करते, कम्युनिस्ट, उन पर हो, किसी पर भी हो, इन लोगों का मजहब से कोई लेना देना नहीं है, इस्लाम से तो बिल्कुल नहीं। अगर ये इस्लाम फॉलो करते हैं तो कुरान पाक की सूरतुल माइदा सूरत की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने क्लियरली बताया है हम सबको कि अगर कोई भी शख्स किसी भी शख्स को नाहक कत्ल करता है, किसी शख्स को, वहाँ ये नहीं कहा जा रहा मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, हिंदू को, किसी भी मज़हब के इंसान को, क्योंकि इस्लाम जो है उसकी नींव इंसानियत की बेस पर है, पूरे का पूरा मजहब ही इंसानियत पर डिपेंड करता है। तो उस आयत में बताया गया कि अगर किसी एक इंसान ने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल किया बगैर किसी वजह के, जैसे ये टेररिस्ट अटैक हुआ कि लोग बेचारे घूम फिर रहे हैं, वो सिर्फ विजिटर्स हैं, टूरिस्ट हैं, और उन्हें मार दिया जाता है, किसी एक इंसान को भी अगर मार दिया गया तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। क़यामत के दिन सबसे बड़ी सज़ा दी जाएगी इन लोगों को। इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई कह देता है कि मैं तो मुसलमान हूं, तो उसके पास कोई दलील होनी चाहिए इस बेस की कि ये काम जो तुम करने लगे हो किस बेस पर है। इनको ब्रेन वॉश किया जाता है सो कॉल्ड इस्लाम के नाम पर, जो अपना धंधा चमका रहे हैं, अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो भी हैं, इन लोगों का कोई ना कोई एजेंडा होता है जिस बेस पर ऐसे अटैक किए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किस कंट्री ने क्या किया, मेरा बिलीव ही नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि मैं इस चीज़ पर बात करूँ। बड़े बड़े लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, उनका ये काम है इन्वेस्टिगेट करना, पता लगाना कि क्या हुआ और क्या नहीं, और लोगों के सामने सच लाने की कोशिश करना मीडिया का काम है। अगर ये लोग आपसी मतभेद में अपने ही ताल्लुकात के अंदर अपने फ़ायदे देख के लोगों तक वो बात पहुंचाएंगे जिसमें इनका फ़ायदा है, तो सच्चाई खाक बनकर रह जाएगी और कुछ नहीं बचेगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितनी भी यूथ है, जितने भी समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, और हमसे भी ऊपर बहुत सारे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, हम आपस में अमन कायम करने की हमेशा कोशिश करें। जंग की बातें जब मैं सुनता हूँ, जिस वजह से मैं ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो यही है कि मैं जब आसपास देखता हूँ कि लोग बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान ये कहना शुरू कर देगा पाकिस्तान को मार देना चाहिए, पाकिस्तान के लोग ये कहना शुरू कर देंगे हिंदुस्तान को मार देना चाहिए, हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, किस बेस पे? इफ़ यू गो बैकवर्ड 200 साल भी अगर आप पीछे चले जाएं या 100 साल भी अगर आप पीछे चले जाएं, तो आप लोग तो एक थे, एक घराना था इसका, एक घर था, ये एक माँ के जैसे 2 बच्चे हों, और एक दिन दोनों को फील होने लगे कि हमें दोनों को अलग हो जाना चाहिए, तो दोनों मुल्क अलग हो जाएं, ठीक है।
अगर एक भाई दूसरे भाई के साथ नहीं रहना चाहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह ने हक दिया सबको अपनी मर्जी से रहने का, तो फ्रीडम है। तो वो दोनों अलग हो गए, लेकिन एक दूसरे के लिए एहसास तो उतना ही शिद्दत से होना चाहिए, झगड़ा तो उससे होना चाहिए जिससे हमने जंग लड़ के इस कौम को आज़ाद करवाया था। 1947 में जब ये दोनों मुल्क अलग हो गए थे तो उसके बाद ये बनता ही नहीं था कि इनका आपस में किसी किस्म का कोई जंग या कोई खेल खेला जाए। लोगों को ये बात समझनी बेहद ज़रूरी है। जैसे कई मूवीज़ में ये डायलॉग आया और मुझे काफ़ी हैरानकुन बात लगी कि लोग क्यों नहीं समझ रहे इस बात को। कितना क्लियरली बताया जा रहा है कि एक ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर से पूछता है कि सर इतने समझदार लोग हैं हमारे आसपास, तो ये कश्मीर जैसे मसले को हल क्यों नहीं कर लेते। तो वो सीनियर ऑफिसर जो आंसर देता है, दैट्स अ मास्टर स्ट्रोक, कि अगर इस मसले को सॉल्व कर दिया जाएगा तो कुछ बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी दुकान चलनी बंद हो जाएगी। तो जब कुछ ऐसे मसले हों जिनसे बड़े बड़े लोगों की दुकान चलती रहे, धंधा चमकता रहे, फ़ायदा होते रहे पॉलिटिक्स को, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जाता बल्कि ठहरा दिया जाता है अपने सोल्यूशन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। हमारे मज़हब ने जो सिखाया, जिस वजह से मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ आप सबसे, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई कहे मैं मुसलमान हूँ तो हमने उससे सीधा सा सवाल पूछना है, फॉलो किसे करते हो? जी मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करता हूँ, जो हमारे पैगंबर हैं, जिनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम मुस्लिम कहलाते हैं। तो उनके ऊपर तो पत्थर बरसाए गए। तैफ के अंदर बच्चों ने इतने पत्थर मारे कि उनका जिस्म मुबारक खून से भर गया, जूती खून से भर गई, कीचड़ बन गई जूती। दर्द इतना होने लगा कि पास जो भी एक जगह थी जहाँ पर वो लेट गए, तो फरिश्ते ने आके कहा मैं इस कौम को दो पहाड़ों के बीच में पीस देता हूँ या नबी, एक दफ़ा हुक्म दीजिए। तो उस पाक हस्ती ने तो ये कहा था कि नहीं नहीं, इन्हें कहना कुछ नहीं, इनका ब्रेन काम नहीं कर रहा। मैं अपने लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ उस बात को। जब ये लोग थोड़े बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, समझने लगेंगे, तो ये फॉलो करेंगे जो हम इस्लाम लेकर आ रहे हैं। मैं एक छोटा सा वाक़या आपको बताता हूँ जो हदीस मुबारक के थ्रू आप समझ जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है और सहाबा से बातचीत कर रहे हैं। तो एक मुसाफिर था, कोई वो काफिर होगा, मुस्लिम होगा, वल्लाह आलम, बस वहाँ से गुजर रहा था। उसे मस्जिद कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता था। मस्जिद कॉन्सेप्ट यहाँ मुसलमान इबादत करते हैं, तो उसे लगा ये भी कोई जगह है जहाँ पर कुछ लोग मुयस्सिर हैं। तो वो वहीं पे दरवाजे से एंटर हुआ और कॉर्नर में बैठ के पेशाब करने लगा। अब मुसलमानों को तकलीफ होगी, ऑफ कोर्स हमारी इबादत की जगह, जैसे हिंदू के मंदिर में जाके कोई पेशाब करे तो उसे जैसा फील होगा मुसलमान को भी वैसा ही फील होगा। तो सहाबा उठने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि भी रुक जाइए, उन्हें फ्री हो लेने दीजिए, क्योंकि वो हाजत पूरी कर रहे हैं। जैसे ही वो फ्री हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि जाइए उनको जाके बताइए कि ये हमारी इबादत की जगह है। जब उन्हें जाके बताया तो उन्होंने सॉरी किया आगे से और वो खामोशी से चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बाल्टी पानी लीजिए और वहाँ पर बहा दीजिए, सफाई कर दीजिए। ये है इस्लाम, जो हमें इंसानियत का दर्स देता है। इस्लाम की नींव इंसानियत के अंदर है कि हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, छत पे बाजरा पानी रखें, परिंदों का ख्याल रखें, जानवरों का ख्याल रखें, हमसायों का ख्याल रखें। एक जगह तो यहाँ तक आया कि हमसायों के इतने हकूक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने लगे थे कि सहाबा को अंदेशा होने लगा कहीं विरासत में इनका हिस्सा ना रख दिया जाए। तो पड़ोसी सिर्फ वो तो नहीं होता जो घर के साथ रहता है, एक कंट्री भी एक साथ कंट्री के साथ पड़ोसी हो सकता है। आप इस चीज़ को समझिए कि हम लोग मज़हब की अगर बात करते हैं तो वो पूरी की पूरी उम्मत और कौम का एक आईना बनकर सामने आ जाती है बात। अगर एक इंसान गलत है तो उसकी बुनियाद को ठहरा कर हम किसी पूरी की पूरी कौम को गलत नहीं कह सकते। आजकल का एक आम हिंदू भगवत गीता में क्या लिखा है नहीं जानता, और इस बात पर अफसोस हो सकता है कि कृष्ण ने क्या कहा था कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता छोड़ दो। बुद्धा ने क्या कहा था, जो बुद्धा को मानते हैं, कि खड़ाउन पहनकर ना चला करो, यानी लकड़ी का जूता जिसके नीचे आकर अक्सर कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, नंगे पांव चला करो। गांधी जी ने कितनी बड़ी बात कही कि ऐसी बहुत सी वजह हैं जिनके लिए मैं जान दे दूं, लेकिन ऐसी कोई भी वजह नहीं जिसके लिए मैं किसी की जान ले लूं। तो ये जो लोग हैं जितने भी, वो हमें इंसानियत सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जितने बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो सब यही कोशिश करके गए कि इन लोगों को इंसानियत सिखाऊं। हाँ, बेशक हम लोगों ने बहुत मार काट मचाई जो पास्ट में हो चुका है, किसकी कितनी गलती थी, क्या गलती थी, वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हम न्यू जनरेशन है, हमें कोशिश करनी है आगे बढ़ने की, अमन से, कायम से, पीस के साथ। और वो तभी हो सकता है जब हम चीज़ों को हैंडल करने का तरीका ठीक करें। हम छोटी छोटी बात पर लड़ाई करने की बात ना करें। यहाँ लोग बात करते हैं जंग की। आई नो दैट किसी को आइडिया तक नहीं है कि जंग होती क्या है। अगर आपके घर में कोई आग लग जाए तो आपकी उम्मीद ये होगी कि सब उसको बुझाने की कोशिश करें, ना कि उस आग को और बढ़ाने की कोशिश करें। नफसा नफसी का आलम क़यामत के दिन होगा, दुनिया में मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को आइडिया लेना है कि जंग क्या है तो ओपनहाइमर पे बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं, मूवीज़ अवेलेबल हैं। ओपनहाइमर मूवी ज़रूर देखिएगा, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर पहली दफ़ा दुनिया का एटम बम चलाया था, न्यूक्लियर बॉम्ब, एंड दैट वाज अ फर्स्ट अटैक ऑन दिस प्लैनेट, ऑन दिस अर्थ। और आप शॉक्ड हो जाएंगे कि उससे क्या हुआ था। जब ओपनहाइमर से पूछा गया था कुछ अरसे बाद, 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी उनकी जो उन्होंने बताई भी। पहली बात, उन्होंने कहा था कि मुझे आइडिया नहीं था कि ये अमेरिकन जो हैं इस बॉम्ब को यूज़ करेंगे, ये सिर्फ डराने के लिए था।
क्योंकि इसकी तबाही का अंदाज़ा हमने पहले ही बता दिया था कि ये हो सकता है जापान पे। दूसरा पॉइंट, अगर मुझे पता होता कि किसी भी वजह से ये लोग ये बॉम्ब चला सकते हैं तो मैं ये बॉम्ब कभी बनाता ही नहीं। इतनी बर्बादी हुई थी, बनाने वाला खुद कह रहा है। ये छोटी छोटी बात पे लोग कहना शुरू कर देते हैं हम एटम बम चला देंगे। आपको पता ही नहीं है एटम बम है क्या। ये कोई खिलौना नहीं है जिसके बारे में आप खामखा बैठे बैठे बात कर देते हैं। किसी माँ से पूछो जो सरहद पर खड़ा उसका बच्चा मर रहा है आपके लिए, वो फौजी उसके लिए क्या अहमियत रखता है। आपके लिए वो सिर्फ एक फौजी है, लेकिन किसी के लिए वो बेटा है, किसी के लिए भाई है, किसी के लिए फादर है। हम खामोशी से बैठे तमाशा देख रहे होते हैं, लोगों के घर जल रहे होते हैं, बल्कि कुछ लोग तो उसके ऊपर हाथ सेकने भी आ जाते हैं। इंसानियत क्या पाँव के नीचे रोंद दी आप लोगों ने कि कितनी खामोशी और आराम से कमरे में एसी के बैठे चाय का कप पीते हुए कह देते हैं हाँ जंग लड़ लेनी चाहिए, हाँ जंग हो जानी चाहिए, हाँ इन दोनों मुल्कों का कुछ नहीं हो सकता, ये दुश्मन है। किस बेस पे? वजह क्या है? कभी किसी ने इस बात को समझने की कोशिश की है? क्या चाहिए? जैसे कारगिल की जब जंग होती है और मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ हिस्ट्री में, तो एक पहाड़ की चोटी है, ठीक है, वहां पर एक आर्मी अटैक करती है, दूसरी आर्मी उसको जीत लेती है और वहां पर अपना झंडा लहरा दिया जाता है। हारने वाले और जीतने वाले दोनों से मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है। ये चोटी आपने ले ली जहां पर सर्दियों में -24 टेम्परेचर होता है, या यू हर्ड इट राइट, -24 टेम्परेचर होता है, जहां पर इंसान का रहना नामुमकिन के करीब है। आपने वो चोटी फतह कर ली, ठीक है, और जो फतह करने आए थे उनसे भी मेरा यही क्वेश्चन है। कर ली फतह, अब क्या होगा? इसके रेडियस में 100 किलोमीटर तक कोई आबादी तो बन नहीं सकती, वहां रह तो सकते नहीं। तो ये किस बेस पे आप इस चोटी को अचीव करके नारे मार रहे हैं? और जो आए थे मारने वो किस बेस पे जीतने आए थे? और उसके ऊपर जो हजारों फौजी मरे, जो हजारों घर के चूल्हों की आग के अंदर दुख बढ़ गया। एक वाइफ खाना पका रही है और उसका जो सिपाही फौजी उसका हस्बैंड था जो सरहद पे मर गया उस रात को, उसके आंसू जो उस रोटी के साथ साथ पक रहे हैं उसकी आंखों में, वो उसकी बच्ची जो स्कूल में जाती है रोजाना और उसकी फीस वो पे करता है, 6 माह के बाद, साल बाद आके मिलता है, अपनी बहन भाइयों का ख्याल रखता है, उस फादर को जो मे भी लंगड़ा कर चलते हों या किसी को शुगर हो, वो माँ बाप के आंसुओं का कौन बदला देगा? ये सारी की सारी जितनी भी तकलीफें और मुसीबतें हैं, इनको बिना सोचे समझे देखे जंग छेड़ देते हैं। और फौजियों का क्या कसूर है कि मिनिस्टर्स के एक ऑर्डर पे वो लोग जान देने के लिए तैयार हो जाएं, महज इसलिए कि पॉलिटिक्स चल रही है, किसी का कोई फायदा जुड़ा है, किसी का कोई फायदा जुड़ा हुआ है। उन बेचारों का क्या कसूर है जो खाम में दोनों सूरतों में आके लड़ना शुरू कर देंगे और दोनों मुल्कों का सिर्फ नुकसान होगा। एक जगह हो जहां पर एक माँ के 2 बेटे रहते हों और वो 2 अलग हो जाएं, तो माँ कहां से चाहेगी कि इन दोनों में से एक बर्बाद हो जाए? या वो 2 भाई कैसे ये सोच सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं या बर्बादी में डल जाएं? गुर्बत पहले ही बहुत आगे जा चुकी है। दुनिया का यूएनओ जो बड़े बड़े मुल्क चला रहे हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, एंड यू नो दैट 5 कंट्रीज कि जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, हम तो उनमें है ही नहीं। हमें अपनी ही प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है, हमें इकोनॉमिक पावर बनने की ज़रूरत है, हमें तरक्की करने की ज़रूरत है, जो कि मिल के की जा सकती है। लेकिन हम लोग खाम खा के बेतुके बेढंगे टॉपिक्स को पकड़ के लड़ने में लगे रहते हैं कि जंग से पता नहीं क्या होने वाला। अच्छा, आपने जीत लिया अगले कंट्री को, मार दिया पूरे कंट्री को, फिर क्या होगा? जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था, अमेरिका ने जापान को बर्बाद कर दिया, जापान ख़त्म हो गया, तो बाद में क्या हुआ? अमेरिका को ही पैसा देना पड़ा कि दोबारा जापान को खड़ा भी तो करना है। हम तो वो भी नहीं हैं। हम अगर किसी कंट्री को बर्बाद कर देते हैं गलती से, तो उसे खड़ा करने का पैसा कहां से आएगा? अपने घर में दाल नहीं पक रही तो दूसरे को मुर्गो मुसल्लम कहां से खिलाओगे? कोई भी कंट्री हो, आप किस तरीके से सोच रहे हैं? आप कंट्रीज हैं, आप लोग हैं। देखिए, कंट्रीज होते क्या हैं? लोगों से बनते हैं, नेशंस से बनते हैं। नेशन लोगों को ही कहते हैं। तो हम कौम जब अपना डायरेक्शन सोचने का, चीज़ों को हैंडल करने का, थिंक करने का, उसको कोई भी प्रॉब्लम को आए उसके साथ हमारा जो बिहेवियर है सोल्यूशन की तरफ जाने की बजाय लड़ने का, उसको जब तक ठीक नहीं करेंगे प्रॉब्लम सोल्यूशंस की तरफ नहीं जाएंगी। मेरे बिहेवियर में जो तलखी आपको महसूस हो रही है वो कुछ रीसेंट बातों की वजह से और कुछ वीडियोस देखने की वजह से ही है कि यार ये किस तरीके से हमारी कौम सोच रही है। चाहे वो हिंदुस्तान के लोग हैं, चाहे पाकिस्तान के लोग हैं, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये नेशनलिज्म क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है। अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमान पैदा किया और एक मुसलमान होने के नाते मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर मेरी वजह से मेरा कोई पड़ोसी है, पड़ोसी साथ वाले को नहीं मैं कह रहा, अगर मैं क्लास में बैठा हूँ तो मेरे आसपास के लोग, मैं रास्ते में सफ़र कर रहा हूँ तो मेरे आसपास के लोग, अगर मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ तो हिंदुस्तान के लोग, मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो मेरे करीब कितने भी लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ क्लियर हदीस है, खुदा की कसम वो हम में से नहीं, खुदा की कसम वो हम में से नहीं, खुदा की कसम वो हम में से नहीं। साहबा ने लरज़ के पूछा, या रसूल अल्लाह आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन है वो बदबख्त? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े तहम्मुल से कहा कि वो शख्स जिसकी हाथ और ज़ुबान से उसका हमसाया महफूज नहीं, तंगी में है, तकलीफ़ में है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको फॉलो करते हुए हम खुद को मुसलमान कहलाते हैं, कहते हैं,
वो तो ये कह के जा रहे हैं कि अगर हमारे इतने से उज़्व से कोई तकलीफ में है तो हम तो मुसलमान ही नहीं। ये है हमारा मजहब जो हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है, जो एक कुत्ते को पानी पिलाने से जन्नत अता कर देता है और एक बिल्ली को बांधने से जहन्नुम अता कर देता है। वो इंसानों को तकलीफ पहुंचाने पे कुछ नहीं कहेगा। अल्लाह चमड़ी उधेड़ देगा क़यामत वाले दिन लोगों की। इनको ऐसा अजाब दिया जाएगा कि इंसान तो सुन भी नहीं सकता उन चीखों को जो अजाब दिया जाने वाला है, जो दूसरों को तकलीफ देके पहुंचाया जाता है। तो ये जो लोग टेररिस्ट हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं चाहे वो हिंदूज हैं, इनका कोई मजहब नहीं है। दे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये लोग, ये कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे चल रहे हैं। इन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है अपने अपने मकसदों के लिए, और इनके पकड़ के जब यूज़ कर लिया जाता है तो बाद में मार दिया जाता है। बॉलीवुड की बहुत अच्छी फिल्म थी वास्तव, उसमें भी ये बात बहुत डिटेल से बताई गई है। वहाँ गैंगस्टर के तौर पर बताई गई है, यहाँ टेररिस्ट के तौर पर है। कि बात सिर्फ इतनी है कि ये जो लोग हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बातों में मत आइए। अपने अपने टारगेट सेट कीजिए, ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए और एक दूसरे की मदद कीजिए, अच्छाई की तरफ बढ़ें हम कौमें मिलकर। और हमारे जो बड़े सीनियर्स हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो हमारे लीडर्स हैं, या चाहे हमारे जनरल्स हैं, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है हमारी कौम की भी कि हम कोशिश ये करें कि चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके हैंडल करने की कोशिश करें, ना कि जज्बाती होकर सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करें। ये कंट्रीज बहुत मुश्किल से मिले हैं। अगर किसी ने भगत सिंह को पढ़ा है, चंद्रशेखर आज़ाद को पढ़ा है, अशफाकुल्लाह खान को पढ़ा है, गांधी जी को पढ़ा है, जिन्ना साहब को पढ़ा है, तो वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये पार्टीशन होने के पहले क्या हालात थे, हमने कितनी मुश्किलों और जद्दोजहदों से हमारे बड़ों ने ये मुल्क हमें आज़ाद करके दिए। उस टाइम पे क्या हुआ, कितनी मारकाट हुई, मंटो ने क्या लिखा है, वो सब हो चुका। उसके बाद ये कितनी वॉर्स हो चुकी हैं, जो तमाशा चलता रहा कंट्रीज़ के बीच में। बड़ों ने जो तय किया, इनकी जितनी अकलें काम की, इनको जो ठीक लगा इन्होंने वो किया। हमें कोई ज़रूरत नहीं है सारे के सारे इतिहास को दोहराने की। वी डोंट वांट टू रिपीट द हिस्ट्री। हमें इस नई हिस्ट्री को क्रिएट करना है, अमन कायम करने की कोशिश करनी है। ये कोई सिस्टम नहीं है कि अगर वॉर छिड़ जाती है तो बॉलीवुड जो हैं या लॉलीवुड जो हैं, पाकिस्तान के जो स्टार्स हैं या बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं इंडिया के, ये लोग मिलकर काम करना बंद कर दें। हमें इसको ठीक करने का दिखावा ही इस तरीके से करना पड़ेगा कि जो स्पोर्ट्समैन आपस में मिलकर काम करते हैं, जैसे IPL होता था तो पाकिस्तान के प्लेयर्स खेले थे वहाँ पर जैसे ही अटैक 26/11 2008 में हुआ मुंबई होटल के ऊपर, फ़ौरन से क्या किया गया कि वो स्कीम ख़त्म कर दी गई कि पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं, हम बॉयकॉट करते हैं, इंडिया उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। होना ये चाहिए था उन क्रिमिनल्स को पकड़कर सूली पर टांग दिया जाता और फिर से दोस्ती बनकर चली जाती। पाकिस्तान को भी यही चाहिए था कि जो लोग इनको दिखते हैं कि ये लोग क्रिमिनल्स हैं, हमारे दूसरे मुल्कों के साथ हालात ख़राब कर रहे हैं, उन्हें खुद इन्वेस्टिगेट करके पकड़ा जाए और उन्हें फांसी दी जाए और बताया जाए कि हम लोग तो अमन कायम करना चाहते हैं। दोनों कंट्रीज सोल्यूशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। दोनों कंट्रीज़ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, जनरल्स हैं, वो मिलकर चलने की कोशिश करें और इसे एक सुहाना और खूबसूरत मुल्क बनाएं मिलकर। एक मुल्क क्यों कह रहा हूं, हैं ये दो मुल्क ही, लेकिन फीलिंग के लिए ऐसा ही लगना चाहिए कि ये दोनों भाई भाई की तरह ही रह रहे हैं। हाँ, अलग हैं, उसकी बुनियादी वजह बिल्कुल ठीक है। जिन्ना साहब का एक बहुत मशहूर वाक़या है जो मुझे बिल्कुल ठीक लगता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वहाँ पर एक हिंदू भाई थे, उन्होंने ऐसे खड़े होकर कहा कि तुम हमारे देश को 2 टुकड़ों में बांटना चाहते हो। मैं गांधी जी की भी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और जिन्ना साहब की भी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि दोनों में से एक भी ना होता तो बहुत फ़र्क पड़ता उस टाइम पे। और मुझे नेहरू के भी बहुत सारी बातें अच्छी लगती हैं, अशफाकुल्लाह खान की भी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे हमारे गाइडर्स हैं। हमें उनसे सीख लेकर ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, मज़हबों में नहीं बटे रहना। बैक टू द टॉपिक, तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि आप हमारे देश को 2 टुकड़ों में करने की कोशिश कर रहे हो। तो जिन्ना साहब ने वहाँ पे एक गिलास पड़ा था, उसमें वाटर इंसर्ट किया और कहा प्लीज़ इधर आए आगे, वो आप इन्हें पानी का गिलास पिएंगे। तो वो जो हिंदू भाई थे, क्योंकि अक्सर ये सुना जाता है कि वो मुसलमान के हाथ से खाना नहीं खाते, तो मे भी वो भी किसी कट्टर किस्म के हिंदू हों। एक आम हिंदू, एक आम मुसलमान तो खा पी लेते हैं, थोड़ी सी भी समझ है तो हम खा पी लेते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं कहते, इसी वजह से मैं ये मुल्क अलग चाहता हूँ, मुसलमानों के लिए एक अलग वतन चाह रहा हूँ। उसकी वैलिड रीज़न थी, वो रीज़न मुझे वैलिड लगती है। तो जब भी दंगे होते हैं, फसाद होते हैं हिंदुस्तान में, तो ये बात मेरे माइंड में फ़ौरन से आ जाती है कि रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि अगर 2 मज़हब के लोग आपस में प्यार मोहब्बत से नहीं रह सकते तो एक दीवार करके प्यार मोहब्बत से रह लेते हैं यार इकट्ठे। 2 दरवाजे लग जाएंगे एक घरों के, 2 घर हो जाएंगे, एक घर को बीच में से 2 कर देते हैं और दोनों प्यार मोहब्बत से रहो, अपना अपना संभालो सारा कुछ, अपने अपने त्यौहार मनाओ। हाँ, जिन लोगों को इकट्ठा रहना था 1947 में, वो रहे वहाँ पे इकट्ठे। लेकिन जब भी दंगे फसाद छिड़ते हैं, कितना मैस किस्म का माहौल बन जाता है, क्योस मच जाता है हर तरफ। तो बात सिर्फ इतनी है कि हमें अमन की तरफ चलना है। वी नीड टू गो फॉरवर्ड टू पीस।
नो टू वॉर, नो टू वॉर, नो टू वॉर। ये वॉर वर्ड जो है, जो लोगों के मुंह पे बड़े चुटकी बजाते ही आ जाता है, इन्हें पता तक नहीं है कि वॉर का मतलब क्या है। एक आम रेडी चलाने वाले को भगवत गीता का कुछ नहीं पता, एक आम क्रिश्चियन को बाइबल का कुछ नहीं पता, एक आम ढाबे पे काम करने वाले या रेडी पे फल बेचने वाले मुसलमान को कुरान पाक में क्या लिखा है कुछ नहीं पता। और आम आदमी जो थोड़ा सा नॉलेज भी रखते हैं या जो नहीं रखते, कोई लड़ना मारना पीटना नहीं चाहते, जंग नहीं चाहते, 2 वक्त का खाना चाहते हैं। एक गरीब आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा कंट्री क्या कर रहा है, उसे इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि उसे खाने में क्या मिलेगा, उसकी बेटी की स्कूल की फीस कहाँ से जाएगी, उसकी वालदा की दवाइयाँ कहाँ से आएंगी, उनके घर में फ्रिज है कि नहीं, उन्हें कूलर गर्मियों में मिलेगा कि नहीं, वो ठंडा पानी पी सकते हैं कि नहीं। गरीब आदमी, एक आम आदमी को सिर्फ बेसिक नीड्स की फिक्र होती है, उन्हें इस बड़े लेवल की पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं होता। हम उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उन्हें इस तरफ लेकर आते हैं और पूरी कौम एक बात करके एक राय बना लेती है, जिसे नजरिया क्या कि हम चल पड़ते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी कौम की ये है, बनाई गई है, आपको ब्रेन वॉश किया गया है। प्लीज बी अलर्ट, जगाओ अपने दिमाग को और चीजों को ठीक से समझकर राय बनाने की कोशिश करो, वरना क्या होगा, सिर्फ बर्बादी होगी। किसी का एक बच्चा मरेगा तो किसी के 2 बच्चे मरेंगे, किसी की वालिद नहीं रहेंगे तो किसी की बेटी नहीं रहेगी। 1947 में मंटो ने जो कुछ लिखा है, ठंडा गोश्त हो गया, या जितने भी उनके अफसाने हैं जिनके मैं नेम लेते हुए भी कांप जाता हूँ, मेरी रूह सच में कांप जाती है जब मैं वो पढ़ता हूँ। तो आप प्लीज़ उसे पढ़ें और आपको पता चले कि ये क्या बात हुई। खोल दो अफसाना, अगर किसी ने पढ़ लिया मंटो का, तो उसके बाद अगर वो जंग चाहता है तो वो मेरी समझ से बाहर है कि वो किस किस्म का इंसान है। वो इंसान भी है कि नहीं, मैं नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि जो बात हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या निकलेगा।